नमस्कार दोस्तों। हिंदी सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों का यह चौथा प्रैक्टिस सेट है जो यूपी बीएड, यूपी पुलिस और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 समान हिंदी से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो इसमें देखिए जो महादेवी जी हैं ये एक महिला है, स्त्री हैं, तो यहाँ पर का की जगह की का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है? शक्ति, संपदा, सौंदर्य या विरासत। तो विभूति संपदा का पर्यायवाची है। इसके अलावा संपदा के अन्य पर्यायवाची में ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, विभव, वित्त आदि हैं। शक्ति का पर्यायवाची को देख लेते हैं। तो शक्ति के पर्यायवाची में बल, ऊर्जा, ताकत और सामर्थ्य। इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं। सौंदर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सौंदर्य में सुंदरता की बात कर रहा है तो ये शोभा हो जाएगा, है ना। शोभा, सुंदरता, सुषमा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सौंदर्य के हैं। कांति, रूप, ये सभी सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है विरासत का पर्यायवाची। तो विरासत के पर्यायवाची में जैसे वसीयत हो गया, जागीर हो गया, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। उससे परिश्रम करनी चाहिए। पहला है उससे परिश्रम करनी चाहिए, क्या यह त्रुटि है इसमें? दूसरा है इस तरह अपनी कमी। तीसरा है पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो उससे परिश्रम करनी चाहिए, यहीं पर त्रुटि है। उससे परिश्रम करना चाहिए तो ये त्रुटि वाला जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो उससे परिश्रम करना चाहिए। चौथा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ध्रुवाचल, गगनांचल, उदयाचल, अस्ताचल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे हम उदयाचल कहते हैं, जबकि सूर्य जिस पर्वत के पीछे अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कौन सा समानार्थी शब्द? सरस्वती का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। शारदा, पार्वती, काली, चंडी। तो सरस्वती का समानार्थी शब्द जो है वो शारदा है। 6वां नंबर देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पुण्य, 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 पुण्य। तो इन चारों में जो ये ऑप्शन नंबर 1 का पुण्य है यही इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 7वां देखते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ, ई, अंक, अह, री, उ, ए। तो इसमें इन चारों में जो अंक और अह है इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब अ का मतलब बिना, योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब निर्वहन करना। तो यानी कि बिना जुड़े हुए अपने कर्तव्यों को
निर्वहन करना अयोग्य वाह कहलाता है। और इनमें और भी समझ लीजिए कि ये जो होता है इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे अनुनासिक कहते हैं। यानी कि अर्धचंद्राकार बिंदी अनुनासिक होता है, ये अनुनासिक होता है और ये अनुस्वार होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, उल्धन लंघन, उधन लंघन। तो इन चारों में उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत्धन लंघन, है ना। तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है ये व्यंजन संधि है। एक नियम के अनुसार क्या होता है कि जब इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है इसमें कि यदि त और द, यदि त और द के बाद ल आवे तो त द की जगह त और प्लस द की जगह क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो यहीं पर है त की जगह ल हो जाएगा। तो ये जो त पे हलंत लगा है इसको आप आधा त समझिए, आधा त समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लंघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है। यहाँ पर ये हो गया उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग का जो अर्थ होता है उप मतलब समीप होता है और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में। आगे बढ़ते हैं 10वां। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेष धनड़, अन्वेधन सड़, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद है इनमें, इन चारों में जो डी वाला ऑप्शन है अनुधन एषण हो जाएगा। यानी कि उ और प्लस ए मिल करके क्या हो जाएंगे आपका ये व हो जाएगा, है ना। इसमें यड़ संधि है। कौन संधि है इसमें, यड़ संधि है। अब इसका एक नियम है। नियम क्या है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, है ना, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री, है ना। तो ई उ अ री के स्थान पर क्रमशः ई का य में परिवर्तन हो जाएगा, उ का व में और री का र में। तो यहीं पर उ का किस में परिवर्तन हो गया, व में परिवर्तन हो गया। तो ये अन्वेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो गिलास में थोड़ा सा दूध है। कितना दूध है, थोड़ा सा ही दूध है। तो इसके यह कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो थोड़ा सा है तो ये परिमाण को इंगित कर रहा है, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, है ना। परिमाणवाचक विशेषण कैसे, कौन सा विशेषण होता है कि परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु का नाप तौल का बोध कराता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है।
चपला, तोयनिधि, अक्षी और झस। तो इन चारों में जो झस है यह मछली का पर्यायवाची है। इसके बाद चपला किसका पर्यायवाची है? तो यह बिजली का पर्यायवाची है। चपला किसका पर्यायवाची है? बिजली का है। तोयनिधि किसका पर्यायवाची है? तो तोयनिधि समुद्र का पर्यायवाची है। अक्षी किसका पर्यायवाची है? तो अक्षी आँख का पर्यायवाची है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, इहलौकिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होता है ना। पारलौकिक कहिए या परलौकिक कहिए, यानी कि दूसरा लोक हो गया। ऐहिक का मतलब यही लोक होता है। ऐहिक का मतलब यही लोक। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। और सांसारिक का क्या हो जाएगा? तो सांसारिक का आपका हो जाएगा परलौकिक हो जाएगा, है ना। सांसारिक का जो विलोम होगा वो देखिए परलौकिक होगा। तो परलौकिक और एक होता है पारलौकिक। ये हो गया आपका पारलौकिक। तो परलौकिक सांसारिक का विलोम है और पारलौकिक ऐहिक का विलोम है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। चिर अचिर। चिर अचिर का अर्थ क्या है? नया पुराना, चिराकाश, पुराना कपड़ा, चर अचर। तो देखिए यहाँ पर चीर जो ये ह्रस्व ई है, इस चीर का मतलब होता है पुराना, और जो दीर्घ ई में है इस चीर का अर्थ होता है कपड़ा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराना कपड़ा। जैसे चीर हरण, है ना, चीर हरण। तो ये चीर हरण किसका हुआ था महाभारत में? तो उनका कपड़े का हरण हुआ था। चलिए 16 नंबर देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो जंगल में जो आग लगती है इसको हम दावानल के नाम से जानते हैं। वनाग्नि होती नहीं है जंगल में लगने वाली आग को। जठराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। और समुद्र में लगने वाले आग को बड़वानल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो, है ना। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसमें संभाव्यता व्यक्त कर रहा है, संभावना को व्यक्त कर रहा है, तो ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। और जब वर्तमान काल में किसी कार्य की संभावना होती है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 17। हाँ 17 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर था ये संभाव्य वर्तमान था। 18 देखते, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं, तो ये बिल्कुल सही है। घोड़ा का घोड़े, ये भी सही है। किताब का किताबें, ये भी सही है। तो सखी का सखियाँ, ये गलत है ना, यही इसमें गलत है। तो सखी का जो सखियाँ होगा, ये सखियाँ, ये से आपका ये हो जाएगा सखियाँ। अब जहाँ पे ईकारांत है ना, ईकारांत, तो जहाँ पे ईकारांत के अंतिम में ईकारांत के अंतिम में ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे, है ना, तो इसका इया हो जाता है। ये इया यानी कि ये ह्रस्व ई जुड़ जाता है इसमें, तो इसका यहाँ पे सखियाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है?
कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है। तो ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य है। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो ये गलत है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो ये भी गलत है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यहाँ पर जो आपका लास्ट में हैं है ये बिल्कुल सही है। ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 21 नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी? तो पूर्वी हिंदी है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए अवधी भी आता है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। काशिदाकार, जुर्राब, पजामा, कच्छा। तो देखिए काशिदाकार ये पुल्लिंग है, पजामा पुल्लिंग है, कच्छा पुल्लिंग है, लेकिन जो जुराब है यह अरबी भाषा का शब्द है और यही स्त्रीलिंग है ना। क्या है ये स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। निम्न में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गृध्र, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूम गेहूं का तत्सम है। जबकि गृध्र ये भी क्या है, तत्सम ही है, लेकिन किसका तत्सम है? तो गृध्र गिद्ध का तत्सम है ना, ये गिद्ध का तत्सम है। और जो गो है, गो गाय का तत्सम है। और ग्रंथि किसका है? तो ग्रंथि गांठ का तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ये विश्वभानुजा, वे हरधर के वीर। में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। श्लेष मतलब चिपका हुआ, तो इसमें एक ही शब्द के जब कई अर्थ चिपके होते हैं तो उन्हीं को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में। सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह तीनों ने मिलकर के किया था। अगला है 27 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया? कहर बरपाया, तहलका, क्रोध, रूप। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कहर बरपाया। तहलका नहीं बरपाया, रूप नहीं बरपाया, क्रोध नहीं बरपाया। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका गद्यांश दिया हुआ है और इनसे संबंधित कुल 5 क्वेश्चन हैं। इन्हीं गद्यांश को पढ़ करके उन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। लिखा है देखिए यहाँ पर, क्षितिज किसे कहते हैं, है ना। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी का, जहाँ पे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ के गद्यांश में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से पढ़िए। जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज तक, है ना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे को कोई छोर
हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन है। तो इसका यहाँ पे इस गद्यांश में देखिए उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, बहुत बड़े सिरे हैं तो उसका सिरा उसकी सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। तो देखिए जो फिट है ना, तो फिट ये अंग्रेजी शब्द है, तो ये आया हुआ शब्द है। और इंसान अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आया हुआ है। तो जो बाहर से आया हुआ है वो आगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगत। और जो अपने ही देश की भाषा है उसे देशज कहेंगे। तत्सम संस्कृत की होती है, तद्भव सीधा हिंदी का होता है। अब देखिए 31 नंबर, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो यहाँ पे गद्यांश पढ़ लीजिए तो मिल जाएगा आपको। बर्नार्ड शॉ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली पुस्तक के रूप में मानते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए दिया हुआ है गद्यांश में ही, यहाँ पे बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, यही होगा, यहाँ पे कामना होगा, ये आकांक्षा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी बताइए। लालसा, शोणित, शोणित, मत्स्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शोणित, है ना। यही जो शोणित है यही इसमें शुद्ध है। और शोणित का अर्थ क्या होता है? तो शोणित का अर्थ होता है रक्त। 35 नंबर देखते हैं, गीदड़ भभकी, है ना। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देने का प्रयास करना, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी या अपशब्द कहना। तो गीदड़ भभकी का अर्थ होता है यहाँ पर, मुहावरे का अर्थ होगा झूठी धमकी। 36 नंबर देखते हैं, सन्मुख या सम्मुख का विलोम शब्द होगा। उन्मुख, प्रमुख, मुख, विमुख। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्मुख। सम्मुख का जो विलोम होगा वो उन्मुख हो जाएगा। अगला है 37 नंबर, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है ना। तो मुझे दिया हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे पढ़िए, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अब पढ़िए इसको। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आवश्यकता लिखा है जबकि होना चाहिए आवश्यकता होना चाहिए। यहाँ पर आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यकता। तो यहीं ये डी वाला ऑप्शन गलत है। अब है देखिए, अब शुरुआत हो रही है यहाँ से सामान्य ज्ञान की। 38 नंबर क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान का शुरुआत हो रहा है। तो आइए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हम लोग, कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? टेनिस से हैं, स्काई डाइवर से हैं, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये शीतल महाजन है ये स्काई डाइवर से संबंधित हैं। तो नवंबर 2023 में चर्चा में जो रही शीतल महाजन भारत की एक प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। इन्होंने 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग
लगाई और ये छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला भी बन गई हैं। और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। तो लखनऊ ज़िले की सीमा देखिए बलिया को स्पर्श नहीं करेगी, है ना। तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, तो इसको नहीं करेगा। हरदोई को करेगा, उन्नाव को करेगा, बाराबंकी को करेगा। इसके अलावा रायबरेली को, सीतापुर को भी लखनऊ की ज़िला स्पर्श करेगी। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका झारखंड मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती। यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ को भी करेगी। 41 नंबर देखते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? ईस्ट बंगाल ने, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने, मोहन बगान सुपर जायंट ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता था। तो 3 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब मोहन बगान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को पराजित करके जीता था। और डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता भी है ना। जो डूरंड कप है, यह डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। 42 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक है, ग्रेफाइट है, प्लेसर गोल्ड है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए जो अभ्रक है, प्लेसर गोल्ड है, ग्रेफाइट है, ये तीनों नहीं मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जबकि ये उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर है ना, और कह सकते हैं यूरेनियम, हीरा, ये सभी कुछ न कुछ थोड़े बहुत मात्रा में मिलते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया? तो उत्तर प्रदेश में जो बरेली है, यह जिला स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अब उसके बाद देखते हैं 44 नंबर। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ये नोएडा में की जा रही है ना। और यह क्यों किया जा रहा है? शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। 45 नंबर देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रति। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? वहीदा रहमान, आशा पारेख, रेखा या मुमताज़। तो इन चारों में जो वहीदा रहमान हैं, इन्हें 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। और 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा परेख को प्रदान किया गया था, है ना। तो इन्हें 2022 में प्रदान किया गया था, 2022 वाला प्रदान किया गया, और वहीदा रहमान को 2023 का। 47 नंबर देखते हैं। 1 घंटा वाट किसके बराबर होता है? तो 1 घंटा वाट इनमें से 3600 जूल के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाराणसी, बाबतपुर। तो ये देखिए हवाई अड्डा का नाम पूछा हुआ है, एयरपोर्ट। तो बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। लखनऊ, अमौसी, कानपुर, फुर्सतगंज, आगरा, खेरिया।
तो इन चारों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। तो इनमें जो कानपुर है यही सुमेलित नहीं है, कानपुर ये सुमेलित नहीं है। कानपुर में देखिए कौन सा हवाई अड्डा है, तो कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है, चकेरी हवाई अड्डा है। जबकि ये फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है, या फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है ना। तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी लखनऊ में अमौसी है, आगरा में खेरिया है, ये दोनों सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 12 मई, 11 मई, 10 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो इन चारों में 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के मनाने के पीछे क्या कारण थे, तो कारण ये था कि 11 मई 1999 को ही भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण, ये कहाँ पे, राजस्थान में है, तो पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक 11 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। जबकि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए 50 नंबर देखते हैं, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। HCl, HF, HNO3, H2SO4। तो मोटर वाहन की बैटरी में ये जो H2SO4 है यह लगभग 38% होता है सर्वाधिक। तो इसी का उपयोग किया जाता है, शुष्क बैटरी होती है। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित हैं। तो पंचायती राज विषय ये जब भी होगा तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अक्टूबर 2023 में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की बात करें तो हैदराबाद में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या मेरीलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका मेरीलैंड है ना। कौन सा है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, मेरीलैंड हो जाएगा। और ये मेरीलैंड कहाँ है, तो ये USA में है, मेरीलैंड अमेरिका में है ना। तो अमेरिका में अक्टूबर 2023 में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। और यह किसके उपलक्ष्य में किया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। और यह 19 फीट की एक ऊंची प्रतिमा है ना, जो भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा होगी। चलिए 53 नंबर देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ध्यानचंद्र है ना, याद है ना ध्यानचंद्र के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त को। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है, यानी कि उनके बर्थडे के दिन। 54 नंबर देखते हैं, सारनाथ स्थित है। तो ये तो बिल्कुल सरल सा सवाल है। सारनाथ कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में है। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण शिष्यों को ही दिया था। 55 नंबर देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है, जिसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्लीहा या इसको स्प्लीन कहते हैं। तो यही इसका ब्लड बैंक होता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करेगा, मक्खन, प्रोटीन, विटामिन या ग्लूकोज। तो इन चारों में जो ग्लूकोज है यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा, हाँ, उत्तर प्रदेश का विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत, VD जत्ती, मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इन चारों में जो पुरुषोत्तम दास टंडन है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय गणतंत्र में 2 फरवरी 1950 को, है ना, 2 फरवरी 1950
50 को नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। आगे देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, बीना, सरोद, तबला। तो इसमें जो बीना है या बीड़ा है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जबकि सितार, सरोद और तबला ये तीनों मध्य युग में आया था या मध्य काल में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है यह आपका, देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर है आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य के बाद आएगा और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर आता है या चौथा क्रम रखता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 6 महीनों के भीतर? तो यह 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा वह परिवर्तनीय हो जाएगा। अब ये जो आपका राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर होना चाहिए, नहीं तो यह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रह पाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर, 332 किलोमीटर, 341 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितना है? 341 किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि एग्जैक्ट जो लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो है 340.82 किलोमीटर है। तो ये 340.82 किसके बराबर है? 341 के लगभग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो यह अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद यह 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से रहेंगे। 65 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, यह संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना 1926 को हुआ था। कब हुआ था? 1926 को हुआ था। जबकि प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी
1926 में ही हुआ था। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1926 में ही हुआ था। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो देशराज मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय और सत्यानंद जोशी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। अब उसके बाद जो भारत कला भवन वाराणसी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। और इसकी स्थापना जो भारत कला भवन वाराणसी है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर और उनके जो है कि भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर इसके अध्यक्ष भी थे। आगे देखते हैं वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति। तो ये वर्गीज कुरियन ये आपका श्वेत क्रांति से इनका संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वेत क्रांति। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, और 1989 और 1963 में इन्हें क्रमशः जो है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार और जो है कि फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। आगे देखते हैं 68 नंबर, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? तो इसमें रोहिणी यानी कि जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, पोलियो, टिटनेस। तो इसका राइट आंसर यही है, ये डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस से ही शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है उनकी रक्षा के लिए। ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का मिलान करना है। इनका मिलान कर दीजिए। हीराकुंड, तो हीराकुंड किस नदी के किनारे है? अरे किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। तो एक चौथा कहाँ कहाँ पर? तो इसको हटा दीजिए। एक चार 3 जगह ABC तीनों में है। अब आइए टिहरी डैम को मिला लीजिए, जो आसान है पहले उसको मिला लीजिए। तो C का दूसरा, तो C में दूसरा कहाँ कहाँ पर है? देखिए C में दूसरा यहाँ पर है। तो अब इसको हटा दीजिए। टिहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है। तो C का दूसरा, तो C में दूसरा, तो 2 A और D हट गए, अब बचे B और C में से देखना है। अब उसके बाद पोंग डैम, तो पोंग डैम किस नदी पर है? तो पोंग डैम आपका ब्यास नदी पर है। तो B का तीसरा ये वाला मिल गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा, है ना। तो B का तीसरा हो गया। और थिन डैम किस नदी किनारे है? तो यह रावी नदी किनारे हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल ये है, माउंट आबू राजस्थान ये भी है, कोडाईकनाल तमिलनाडु ये भी है, शिमला उत्तर प्रदेश तो जी नहीं, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में, तो यहीं इसका मिलान सही नहीं है। अब उसके बाद है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का, विजयनगर का। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत के द्वारा इतना वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक जो है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें। यही हमारी जो है कि आप लोगों से गुजारिश भी है। आगे देखते हैं, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्न में से किसका एक समाचार पत्र था? मोहम्मद अली जिन्नाह का, अशफाकुल्लाह खान, शौकत अली, सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था जिसका नाम द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया था। और ये जो सर सैयद अहमद खान थे, तो सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्होंने
मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो बाद में आगे चल कर के इसी कॉलेज का नाम बदल करके मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय रख दिया गया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये मुंबई से थाणे के बीच किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन मुंबई है। तो 16 अप्रैल 1853 को, कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच पहली रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर संबंधित है दुग्ध उत्पादों से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से। तो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर का जो संबंध है वो सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्रीमी लेयर को नवोन्नत वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। यह आरक्षित श्रेणी का वह वर्ग होता है जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति में काफ़ी संपन्न होता है, फिर भी इनको आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। अब आज के प्रैक्टिस सेट का यह 75 नंबर का यह अंतिम क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून, 15 जून, 8 जून, 9 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 जून को संपूर्ण विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। और वर्ष 2002 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2002 से मनाया जा रहा है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ नए नए जो लोग चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मैं आयोग से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनके सभी मॉडल पेपर और अंशाल पेपर और प्रैक्टिस सेट को हल कराता रहता हूं, ताकि आप लोग जुड़े रहें और अपनी तैयारी बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।